नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, भूगोल सब्जेक्ट में मैं आपको भारतीय मानसून पढ़ा रहा था। इसके पहले एक वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उस वीडियो को अगर बिना पढ़े आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा ये मशवरा है, ये राय है कि आप पहले वीडियो वाला पोर्शन ज़रूर देख लें। भारत के भूगोल वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप भारत का भूगोल वाला फोल्डर खोलेंगे जब, तो वहाँ भारतीय मानसून का पार्ट नंबर 1 मिलेगा आपको। अच्छा, तो भारतीय मानसून में साथियों मैं आपको समझा रहा था कि भारत में वर्षा कैसे कैसे होती है। तो इस क्रम में मैंने आपको बताया था कि एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्वी मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो हमने कहा था गर्मियों के दिनों में वर्षा होती है उससे, और लगभग पूरे भारत में होती है। दूसरी चीज वहीं पर हमने ये बताया था कि जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो 2 तरीके से होती है, उसके 2 भाग होते हैं। तो शीत ऋतु में वर्षा जो होती है, लिख लीजिए, ये देखिए, समझते रहिएगा, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाएंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। इसलिए मेरा यही राय है कि अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि जो है आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। एक बार समझ लेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं कभी। शीत ऋतु में वर्षा भारत में यही टॉपिक था हमारा। और इस टॉपिक में हमने उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात किया था। तो इन दोनों को हमने बताया था, पश्चिमी विक्षोभ रह गया था। तो आज हम आपको ये जो बना हुआ है आप देख रहे हैं सूंड की तरह, एक तो उधर चला गया है मध्य एशिया, चीन जापान की तरफ, और एक चला आया है भारत की तरफ। तो इस चीज के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या चीज। तो इसमें जो है लिखिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। इसमें देखिए, धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊपर, धरातल से लगभग, सुनते रहिए और जरूरत पड़े तो आप लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊपर, समझते रहिए। धरातल से, ये मान लीजिए धरातल है, तो धरातल पर यह नहीं चलती है, क्षोभ मंडल के सीमा पर, यानी कि क्षोभ मंडल का ऊपरी परत जो होता है। तो धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर, सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय, ये हिमालय है, ये हिमालय देखिए, यही है हिमालय, ये हिमालय है। इसको मैं इसलिए बना रहा हूं साथियों कि आपको बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से समझ में आ जाए कि फिर इसको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय के उत्तर में, लिखते भी चलिए, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, लिख लीजिए कि धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया लगा करके आप कामा लगाएंगे, तिब्बत
फिर कामा चीन। तो मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर, दिशा की ओर। मैं फिर से ये लाइन बोलना चाहता हूं कि धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय के दक्षिण में मध्य एशिया, तिब्बत, चीन में पश्चिम से पूर्व की ओर तेज तेज तथा शक्तिशाली, पश्चिम से पूर्व की ओर तेज तथा शक्तिशाली जटधारा चलती है। शक्तिशाली हवा चलती है, उसी को जटधारा कहते हैं। ये हवा धरातल पर नहीं चलती है, धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय के उत्तर की ओर, हिमालय से उत्तर की ओर मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, पश्चिम से पूर्व की ओर, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन में पश्चिम से पूर्व की ओर ये दिशा, ये ऐसे ऐसे ये हवाएं चलती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चलती हैं। क्योंकि ये हवाएं बहुत तेज चलती हैं, शक्तिशाली होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? जटधारा। इनको जटधारा बोलते हैं। अब ये समझ गए आप, इनको जटधारा बोलते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इतना इसीलिए हमने कहा कि आप बिल्कुल समझ जाएं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जटधारा चलती है। अब जो जटधारा चलती है, तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ये ग्लोब है, दिख रहा है साथियों कि नहीं दिख रहा है? जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब के बीचों बीच ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। और सूर्य की का जो प्रकाश है वो इन्हीं क्षेत्रों में उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, विचलन करता रहता है। तो जब उत्तरायण होता है, उसके बाद फिर दक्षिणायन होता है। तो ये जो जटधारा चलती है, ये भी थोड़ा सा, जब सूर्य दक्षिणायन की तरफ आता है, सूर्य जब दक्षिणायन की तरफ यानी मकर रेखा की तरफ आता है, तो ये भी थोड़ा सा खिसक आती है। तो इन्हीं में लिखिए कि जब शीत ऋतु में, लिखिए कि जब शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन होता है, शीत ठंडियों के दिनों में सूर्य मकर रेखा की तरफ चला आता है, सूर्य का प्रकाश इधर खिसक कर आ जाता है। तभी तो भारत में यहाँ पर ठंडी आ जाती है। भारत में तभी तो ठंडी आ जाती है जब सूर्य मकर रेखा की तरफ आ जाता है। तो शीत ऋतु में जब सूर्य का प्रकाश, शीत ऋतु में जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणायन आता है, शीत ऋतु में जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणायन होता है, तो जो ये जट धारा होती है वो भी थोड़ी सी खिसक आती है नीचे की तरफ। लिखिए कि जट धारा थोड़ी सी नीचे खिसक आती है, और नीचे खिसक आने से इसके रास्ते में ये हिमालय पड़ जाता है। क्योंकि हिमालय भी बहुत ही ऊंचा है, रास्ते में हिमालय पड़ जाता है। हिमालय इस जटधारा के मार्ग में आ जाता है। इसकी वजह से जटधारा की एक शाखा चली आती है हिमालय के दक्षिण दिशा में। बाकी जो जटधारा होती है वो अपना सीधे चली जाती है, लेकिन एक जटधारा हिमालय के रास्ते में पड़ जाने की वजह से मुड़ जाती है भारत के, मतलब हिमालय के दक्षिण दिशा में, और ये चली आती है दिल्ली और बिहार तक, यहाँ बिहार तक, दिल्ली, पंजाब और बिहार तक, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो एक धारा जो चली आती है भारत में हिमालय के दक्षिण में, उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण शाखा। इसको जटधारा की दक्षिण शाखा बोलते हैं।
जेट धारा की दक्षिण शाखा, जेट धारा की एक जो शाखा चली आती है हिमालय के दक्षिण में भारत में घुस जाती है, उसको बोलते हैं जेट धारा की दक्षिण शाखा। और एक धारा जो चली जाती है कहाँ, तिब्बत, चीन और मध्य एशिया की तरफ। तो ये धारा जो चली आती है, सुनते रहिए, ये धारा जो चली आती है वास्तव में जो है ये दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिमी बिहार तक आ जाती है। ठीक है, अब मैं उस दिन आपको बता रहा था पश्चिमी विक्षोभ की बात हुई थी। किसकी? पश्चिमी विक्षोभ की बात हुई थी। पश्चिमी विक्षोभ उस दिन मैंने आपको बताया था, नाम आया था। तो अब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हम आपको बताएंगे। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ पर बात करने से पहले ये जो धारा एक चली आती है, जेट धारा की दक्षिणी शाखा जो चली आती है हिमालय के दक्षिण में, तो ये उत्तरी भारत के मौसम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। उत्तरी भारत के मौसम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। लिखिए पॉइंट में, पॉइंट बनाकर लिखिए कि जेट धारा की दक्षिणी शाखा उत्तरी भारत के मौसम पर बहुत प्रभाव डालती है। मैंने बताया चूंकि शीत ऋतु में, शीत ऋतु की बात हो रही है, शीत ऋतु में वर्षा, चूंकि शीत ऋतु में जब ये धारा भारत में घुस जाती है तो मौसम पर बहुत प्रभाव डालती है। जेट धारा की जो दक्षिणी शाखा है जब भारत में प्रवेश कर जाती है तो उत्तरी भारत के मौसम पर शीत ऋतु में बहुत प्रभाव डालती है। अगला पॉइंट लिखिएगा उसी में, यही दक्षिणी शाखा जाड़े में उत्तर भारत के मौसम पर बहुत प्रभाव डालती है। ये हो गया। अब इसके आगे लिखिए, लिखने से पहले ये समझ लीजिए आप पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है हमने उस दिन बताया था आपको कि ये भूमध्य सागर, भारत के पश्चिम में जब आप देखेंगे ग्लोब पर तो भूमध्य सागर है, फिर काला सागर है, फिर कैस्पियन सागर है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक वास्तव में देखा जाए तो चक्रवात है जो भूमध्य सागर में बनता है, भूमध्य सागर के ऊपर बनता है और वहां से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है। और इस जो जेट धारा हमने बताया आपको, इस जेट धारा की चपेट में आ जाता है और क्योंकि भूमध्य सागर में बनता है, भूमध्य सागर के बाद काला सागर में होते हुए, कैस्पियन सागर में होते हुए वो इस जेट धारा में मिक्स हो जाता है। ये जेट धारा उस पश्चिमी विक्षोभ को अपने साथ बहा लाती है। चूंकि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है कि सागर के ऊपर से आता है, जैसे भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, चूंकि वो काला इन सागरों के ऊपर से आता है इसलिए वो मतलब पूर्ण रूप से नमी ग्रहण कर लेता है। समुद्र के जल से उनमें नमी होती है और वर्षा करने की क्षमता होती है, तो वो जेट धारा के साथ में आकर मिक्स हो जाता है और जेट धारा उसको अपने साथ में बहा लाती है। तो वही पश्चिमी विक्षोभ जेट धारा के दक्षिणी शाखा के साथ भारत में प्रवेश कर जाता है। वही पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर के ऊपर बनता है और काला सागर, कैस्पियन सागर से होते हुए जेट धारा के साथ आ जाता है, भारत में प्रवेश कर जाता है हिमालय के दक्षिण में, वही जो पश्चिमी विक्षोभ लगभग बिहार तक वर्षा करता है। बिहार तक वर्षा करता है। भारत के मैदानी भाग उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब और भारत के पहाड़ी भाग जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मैदानी भाग जो है वो पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक वर्षा करता है। समझ गए आप? तो हमने आपको बताया कि जो जेट धारा चलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, शीत ऋतुओं में जब पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर बनता है और काला सागर फिर कैस्पियन सागर में नमी ले करके ग्रहण करके वो आगे बढ़ता है, तो इस जेट धारा के साथ में
मिक्स हो जाता है। ये जटधारा चूंकि बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत तेज होती है, तो उस पश्चिमी विक्षोभ को अपने साथ में बहा लाती है। और अपने साथ में जब बहा लाती है तो इस हिमालय के रास्ते में पड़ जाने की वजह से जो जटधारा का एक शाखा होता है, जटधारा की जो दक्षिणी शाखा होती है, वो भारत में प्रवेश कर जाती है हिमालय के दक्षिण में। और भारत में प्रवेश कर जाने से शीत ऋतु में दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश और बिहार तक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें संपूर्ण जो है अच्छी खासी नमी होती है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के ऊपर से भूमध्य सागर, काला सागर और फिर कैस्पियन सागर से होते हुए पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश कर जाता है। तो अब आप समझ गए कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है भारत में, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और किसकी वजह से होती है? जो जट धारा बहती है ना, जट धारा जो धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वही जट धारा उस पश्चिमी विक्षोभ को भारत में प्रवेश करा जाती है। इस हिमालय के रास्ते में पड़ जाने के कारण वो एक शाखा मुड़ जाती है भारत में, और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तक वर्षा होती है। उससे अच्छी खासी नमी होती है उसमें। तो अब आप मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझता हूं, कि आप जटधारा और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले शीत ऋतु में वर्षा को आप समझ गए होंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ आप समझ गए। एक बार मैं जो है पश्चिमी विक्षोभ हेडिंग डाल लीजिए, उसको मैं लिखवा दूं। पश्चिमी विक्षोभ लिखिए। पश्चिमी विक्षोभ में लिखिए, भूमध्य सागर पर बनने वाले भूमध्य सागर पर बनने वाले शीतोष्ण चक्रवात। हमने कहा ना कि शीतोष्ण चक्रवात है ये। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जो भूमध्य सागर पर बनता है। तो भूमध्य सागर पर बनने वाले शीतोष्ण चक्रवात जटधारा के द्वारा पश्चिमी विक्षोभ से, जटधारा के द्वारा पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहा लाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जटधारा पश्चिमी विक्षोभ को पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहा लाती है, और एक धारा हिमालय के मार्ग में पड़ जाने के कारण एक धारा भारत में प्रवेश कर जाती है। जाती है और उसमें अत्यधिक नमी होने के कारण, क्यों नमी होती है? क्यों? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर के ऊपर से आती है वो, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में नमी ग्रहण कर लेती है, तो भारत में प्रवेश कर जाती है और शीत ऋतु में भारत में वर्षा का एक मुख्य कारण बनती है। ठीक है, तो अगले पॉइंट में लिखिएगा कि भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो वर्षा होती है उससे सेब की फसलों को लाभ होता है। सेब की फसलों को लाभ होता है। और मैदानी भागों जैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक, इनमें जो वर्षा होती है, इनमें रबी की फसलों में सहायक होती है। रबी की फसलें ठंडी में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं हुआ, तो उनमें ये फसलें सहायक होती हैं उनके पकने में। अब आप समझ गए कि कुदरत ने किस तरह से फिट किया हुआ है सब। तो ये हो गया जटधारा और पश्चिमी विक्षोभ, आप समझ गए। अब आपको हम समझाएंगे उत्तर पूर्वी मानसून। वैसे हमने बता दिया था मोटा मोटी, लेकिन आज आप समझ लीजिए उत्तर पूर्वी मानसून। यहीं पर समझाए दे रहे हैं, देख लीजिए, चित्र बनाकर समझाए दे रहे हैं, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य का प्रकाश इन्हीं क्षेत्रों में विचलन करता रहता है, ऊपर से नीचे, उत्तरायण, फिर दक्षिणायन, और लंबवत पड़ता है विषुवत रेखा पर।
समझिए इस बात को। चूंकि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसलिए यहां पर अत्यधिक ताप होता है। ताप, गर्मी यहां बहुत होती है, और गर्मी अधिक होने के कारण जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उठने लगती हैं। जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उठने लगती हैं। ज्यादा अधिक गर्म होने के कारण दाब निम्न हो जाता है और ताप अधिक हो जाता है। तो ताप अधिक और दाब निम्न होने के कारण हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। और ये नियम है कि जब हवाएं अपना यहाँ से स्थान छोड़ेंगी तो दूसरी हवा आके उसका स्थान घेरेगी। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो जब हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और दूसरी हवा जब आती है इधर से भी, दक्षिणी गोलार्ध से भी और उत्तरी गोलार्ध से भी, जब हवाएं आती हैं इन हवाओं का, ऊपर उठी हुई हवाओं का स्थान घेरने के लिए, तो एक विद्वान है फ्लोन, ये एक विद्वान है फ्लोन। तो इन्होंने बताया है, इनका ये सिद्ध किया हुआ एक, देखिए इन्होंने बताया है कि जब उत्तरी गोलार्ध से हवाएं विषुवत रेखा की तरफ आती हैं और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं जब विषुवत रेखा की तरफ जाती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध से हवाएं बाएं मुड़ जाती हैं आते समय। ये डायरेक्ट सीधे विषुवत रेखा पर ना आकर के बाएं जो है अपने मुड़ जाती हैं और इस तरह से जब चलने लगती हैं, ऐसे नहीं चलती हैं, अपने बाएं मुड़ जाती हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आती हैं वो अपने दाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हवाएं ऐसे हो जाती हैं, इस दिशा में चलती हैं, सीधी दिशा में ऐसे ऊपर की तरफ नहीं चलती हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध से बाएं की दाएं मुड़ जाती हैं और उत्तरी गोलार्ध से बाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है साथियों, तो जैसे ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, तो इधर से चूंकि भारत यहीं पर है, आप सभी लोग जानते हैं विषुवत रेखा कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गई है। तो जब कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गई है, तो इसका मतलब कि जो निम्न दाब की तरफ हवाएं आती हैं दोनों गोलार्धों से जो हवाएं निम्न दाब की तरफ मतलब विषुवत रेखा की तरफ आती हैं, उसी की चपेट में ये भारत का दक्षिणी भारत बिल्कुल पूरा पड़ जाता है। ठीक है, और जो फ्लोन थे इन्होंने कहा कि जो हवाएं आती हैं वो लगभग 35 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे से आती हैं। तो 35 डिग्री ऊपर से और 35 डिग्री नीचे से आती हैं ऐसे। तो लगभग पूरा भारत इसकी चपेट में आ जाता है लगभग। तो इसीलिए तो हमने कहा कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये चूंकि स्थल खंड से आता है, इधर कोई समुद्र है नहीं, भारत के इधर चीन है, इधर कोई समुद्र है नहीं, तो चूंकि स्थल खंड से आता है इसलिए ये भारत में वर्षा नहीं कर पाता। लेकिन जो भारत के एकदम उत्तर पूर्व से बहकर आता है हवा, वो बंगाल की खाड़ी से होकर आता है, तो वो केरल में वर्षा करता है ठंडियों के दिनों में। तो ठंडी के दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून से सिर्फ केवल और केवल एक ही स्थान पर वर्षा होती है कि केरल के कोरोमंडल तट पर यहीं पर वर्षा होती है। देख लीजिए, यही कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। सॉरी, केरल कह रहे हैं,
केरल नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ही शीत ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, और कहीं वर्षा नहीं होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहीं पर वर्षा होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर तो वर्षा होती है। उसके बाद शीत ऋतु में और जो पश्चिमी विक्षोभ से और जलधारा की वजह से वर्षा होती है वो इन क्षेत्रों में हो जाती है। ये इन क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है, अच्छी खासी वर्षा। ठीक है, तो ये दो कारण थे शीत ऋतु में भारत में वर्षा के। और गर्मियों के दिनों में वर्षा इधर से होती है, तो इधर से भी लगभग पूरे भारत में वर्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो मानसून होता है ये डायरेक्ट जो है हिंद महासागर के ऊपर से आता है, इसलिए इनमें पूर्णतः नमी होती है और पूरे भारत में लगभग ये वर्षा कर सकती है। तो इस तरह से गर्मी के दिनों में और इसी तरह से ठंडी के दिनों में वर्षा होती है। तो भारत में गर्मी के दिनों में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और ठंडी के दिनों में जो वर्षा होती है उसका दो कारण है, एक उत्तर पूर्व मानसून और एक जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण। तो अब आप मेरे ख्याल से पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून बिल्कुल समझ गए होंगे। उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून बिल्कुल समझ गए होंगे, और पश्चिमी विक्षोभ भी समझ गए होंगे। एक चीज बचा हुआ है, एक चीज बचा हुआ है। तो ये मेरा दूसरा क्लास था मानसून का। आज के इस मानसून के दूसरे क्लास में हमने शीत ऋतु में भारत में वर्षा दो कारणों से होती है। पहला कारण उत्तर पूर्व मानसून, उसके बारे में हमने आपको समझाया। विषुवत रेखा पर ताप अधिक होता है, दाब कम हो जाता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं, और चूंकि अपना खाली स्थान छोड़ती हैं तो अलग से उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध से, दोनों गोलार्धों से 35-35 अंश से हवाएं उनका स्थान घेरने के लिए दौड़ती हैं विषुवत रेखा की तरफ। तो भारत रास्ते में पड़ता है ना, तो भारत ऐसे आएंगी हवाएं, ऐसे विषुवत रेखा की तरफ। हमने कहा ना कि ऐसे हो जाती हैं, वो सीधे नहीं चलती हैं, अपने दाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत रास्ते में पड़ता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है स्थलीय होता है, समुद्र की तरफ से तो आता नहीं है, इसलिए भारत में वर्षा वो नहीं करता। लेकिन जो उत्तर पूर्व की तरफ से आता है बंगाल की खाड़ी होते हुए, वो यहाँ पर वर्षा कर डालता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु की बात हम कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए, एक तो उत्तर पूर्व मानसून हो गया और एक हो गया पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर से काला सागर होते हुए, कैस्पियन सागर होते हुए जेट धारा में मिल जाती हैं, और हिमालय के उपस्थित होने के कारण एक धारा भारत में प्रवेश कर जाती है, जो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मैदानी क्षेत्रों जैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और लगभग पश्चिमी बिहार तक वर्षा करती हैं। तो शीत ऋतु में भारत में दो कारणों से वर्षा होती है, और गर्मियों में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म हो रहा है साथियों। अगला क्लास, अभी दो क्लास लगभग मानसून के दो क्लास पढ़ाने हैं, तो अगले क्लास में हम आपको ITC जेड पढ़ाएंगे, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITC जेड होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अगले क्लास में हम इसको आपको पढ़ाएंगे। तो पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथियों हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, और पूरी क्लास देखा करें, और साथ में नोट्स भी बनाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।